गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बॉटनी का टेस्ट पेपर नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ से समान श्रेणी से संबंधित वर्गक के लिए एक विषम का चयन कीजिए। विषम ढूंढना है, ओड ढूंढना है जो तीनों में से थोड़ा अलग हो। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सोलेनम पेंथरा, सोलेनम ट्यूबरोसम, मतलब ये क्या है? यहाँ पर वंश है, ये जीनस है, ये भी जीनस है, पेंथरा भी जीनस, और फेलिडी ये है फैमिली, कुल है। यहाँ पर ये दोनों वंश है और ये क्या है? कुल है। तो यही हमारा विषम जोड़ा है। चलो देख लेते हैं इनके बाद आगे। केनेडी, मुसेडी और पोएसी, ये तीनों के तीनों फैमिलीज हैं और इसमें तो कोई विषम नहीं, तीनों ही फैमिली है। आम, गेहूं, बिल्ली, ये तीनों के तीनों जो है वो जातियां हैं, नाम है सीधे सीधे, ये उदाहरण है। एक बीजपत्री, स्तनधारी और कीट, ये तीनों के तीनों वर्ग है, क्लास है ये तीनों। तो इनमें तीनों में तो कोई भी ओड नहीं, ओड हमको पहले वाले में ही नजर आया, तो आंसर हमारा ए आया यहां से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण है? न्यूरोस्पोरा पफबॉल नहीं है, एस्परजिलस टोडस्टूल नहीं है, यूस्टिलेगो और एगरिकस, यही हमारा बेसिडियोमाइसिटीज का क्या है? एग्जाम्पल। तो आपको तो यहाँ से सीधा एग्जाम्पल बताना, यूस्टिलेगो एंड एगरिकस। चलो अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। आद्य जीवाणु आर्कीबैक्टीरिया चरम प्रतिकूल परिस्थिति में भी पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया हार्ड इन्वायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं। तो पहला ये हो गया हमारा। ए का आया फिफ्थ, ए का फिफ्थ केवल एक ही जगह है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पीएच सेकंड भी मिलेगा। क्रोमेटोफोर्स भी उपस्थित होगा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, और श्लेष्मी अच्छद उपस्थित होगा। स्लाइमी लेयर, स्लाइमी म्यूसिलेजिनस लेयर भी होगी इनमें, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है। और माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित, बिल्कुल सही है, उत्तर निकल के आया है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुभेद में मादा युग्मोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया? मतलब ये बता रहा है कि सीड हैबिट पहली बार किस में देखी गई? क्योंकि भ्रूण को धारण करना मतलब सीड बनने की तैयारी हो गई है, और ऐसा हम जानते हैं एक ही है स्टेरिडोफाइट्स, जिसमें सीड हैबिट पहली बार आई थी। अगला है यहाँ पर, एबीसी को पहचाने, यह चित्र है टेरिडोफाइट्स का। और टेरिडोफाइट्स में अगर हम देखें ये, तो टेरिडोफाइट्स के इस चित्र में ये वाला है हमारा शंकु, ये वाला है हमारा पर्णसंधि, और ये ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोबिलाइज, नोट्स और ब्रांचेस, मतलब आंसर आया यहाँ से निकल के शंकु ये वाला, पर्णसंधि ये वाला बी, और शाखा है हमारा सी। तो आंसर निकल के आया बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है ये। तो टेरिडोफाइट्स का चित्र सीधा सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम है। कथन है, ब्रायोफाइट्स के युग्मोद्भिद बहुकोशिकीय होते हैं। बिल्कुल सही है, ब्रायोफाइट्स के युग्मोद्भिद अगुणित होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। युग्मोद्भिद में संवहनी ऊतक की अनुपस्थिति से इसके सभी भाग नम आवाज से सीधे जल को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में जड़ तनापत्ति पूरी तरह से विभेदित नहीं है, इसलिए संवहन बंडल होने का भी कोई सवाल नहीं, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है। तो स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही, ये उत्तर निकल के आया। अगला है हमारा, ये चित्र दिए हैं, सत्य बताना है आपको। ये और ये देखें हम, यदि प्रेजेंटेशन देखें यहाँ से, बीजांड न्यास देखें तो ये आधार ये है, बेसल बीजांड न्यास है, और ये मुक्त स्तंभी है,
फ्री सेंट्रल है। उदाहरण यहाँ देखें तो इसका देखें हम यहाँ पर, तो मुक्त में अगर हम देखें यहाँ पर बेसल है, तो यहाँ पर बेसल में मटर गेंदे के फूल में पाया जाएगा और डायंथस और प्राइमरोज में पाया जाएगा। ये वाले के एग्जाम्पल हमारे पास में डायंथस और प्राइमरोज है, और ये वाला हमारा बेसल आधारीय मारीगोल्ड में मिलेगा। तो आधारीय के लिए यहाँ पर गेंदे के फूल में, और डायंथस और प्राइमरोज जो है ये इसमें मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा ऐसा सही ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो ये सीधा एनसीईआरटी के जो उदाहरण है वही उदाहरण दिया डायग्राम के साथ। यहाँ नीचे पत्ती के भाग के कुछ कार्य दिए गए हैं। कार्य है यहाँ पर, स्तरिका को पकड़ने में मदद करता है, मतलब पत्ती का जो ब्लेड है, लीफ ब्लेड, उसको पकड़ने में, होल्ड करने में मदद करता है। स्तरिका को हवा में उड़ने की अनुमति देता है। पत्ती जो है वो हवा में फैलती है, घूमती फिरती है। पत्ती को ठंडा रखने में मदद करता है। पत्ती ठंडी रहती है क्योंकि वो बाहर दूर ले जाता पत्ती को, इसका मतलब वो पेटियोल है। पर्णवृंत है, इसका मतलब वो तभी जाके इतने सारे काम कर रहा है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखें, मध्य फल भित्ति, सही जोड़ा बताना है। खाद्य फल, मध्य फल भित्ति, मेसोकार्प खाने योग्य केवल किसमें है? आम में है। तो ए का तो क्या आएगा? सेकंड। ए का सेकंड देखो, ए की जगह, मतलब उत्तर तो हमारा मिल ही गया है यहाँ से। चलो बी देख लेते हैं। भ्रूणपोष बीज, एंडोस्पर्मस सीड जो है वो मिलेगा आपको अरंडी में। देखो यहाँ पर मिला अरंडी में, ठीक है। रेशेदार मध्य फल भित्ति मतलब नारियल है, नारियल मिला यहाँ पर, बिल्कुल सही है। गैर भ्रूणपोष सेम के बीज में है, ये भी यहाँ मिल गया है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और बीजाणु मतलब यहाँ पर है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स है भविष्य का बीज, क्योंकि ओव्यूल ही जाकर, बीजांड ही जाकर क्या बनाता है? बीजांड जाकर बनाता है, ओव्यूल्स जाकर बनाता है आगे बीज, और अंडाशय आगे जाकर बनाता है फल। तो ये हमारा सी आंसर यहाँ। बीजांड जो है वही भविष्य का क्या है? बीज, और अंडाशय भविष्य का क्या है? फल। तो हमारा आंसर निकल के आया है यहाँ से सी। नीचे दिए गए आरेख के लिए क्या सत्य? सत्य बताना। ये चित्र देखते समझ में आ जाता है कि ये मोनोकाट स्टेम का चित्र है। और इसमें देखें तो संवहनी बंडल एक वलय के रूप में मौजूद होता है, बिल्कुल गलत है। ये तो बिखरे हुए संवहनी बंडल दिख रहे हैं यहाँ पर। मज्जा अलग है, बिल्कुल गलत। मज्जा यहाँ पर जो है, पीत इज डिस्टिंक्ट, पीत बिल्कुल अलग दिखता है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस नहीं, हाइपोडर्मिस जो है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस है इस मोनोकाट में। एपिडर्मिस में ट्राइकोम नहीं है, यही सही बात है। एपिडर्मिस में ट्राइकोम केवल डाइकोट स्टेम में, मोनोकाट स्टेम में नहीं है। तो ये डी आंसर करेक्ट है यहाँ से। अगला प्रश्न, नीचे पादपों में कोशिकाओं का स्थान दिया गया है। प्राथमिक तना, जड़, मज्जा, मज्जा किरणें, वलकुट और परिरंभ, इनमें कौन सी कोशिका प्राय उपरोक्त में से स्थान पर उपस्थित होती है? एक ही कोशिकाएं हैं जो इन सब जगहों पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो मृदुतक पेरेन्काइमा है यहाँ पर। बहुत सरल प्रश्न था। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य बताना है? पवित्र उपवन बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है, गलत। स्वस्थान करने का है उदाहरण, बाहर स्थान का नहीं है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वनों में होती है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में मिलेगी। विक्टोरिया झील में नाइल बर्च के आगमन से चिचलिड मछलियों का विलुप्त होना, बिल्कुल सही है। सहविलोपन का उदाहरण है, गलत है। ये सहविलोपन नहीं है, बाह्य प्रजाति का आक्रमण है, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन है। जंतु उद्यान कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही। जंतु उद्यान जो बनाया हमने बनाया, कृत्रिम जो है पारितंत्र है। तो यहाँ आंसर निकल के आया बी और डी, बी डी आंसर यहाँ से क्या है? करेक्ट। चलो अगला चलें।
लवक, प्लास्टिड सभी पादप कोशिकाओं एवं यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं। सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए। कोशिका झिल्ली के आरेख पर विचार करें। यह तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। नीचे घटक ए से डी लेवल वाले घटकों की पहचान करो, सही विकल्प का चयन करें। चलो देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो है ए मतलब शर्करा, ए का फर्स्ट, ये दोनों ऑप्शन तो गए। यहाँ पर डी देखें तो आंतरिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन मतलब तीसरा वाला इंटीग्रल प्रोटीन, डी का थर्ड है ये वाला हमारा, डी का फोर्थ ये भी गलत है। यहाँ बी का अगर हम देखें तो बी हमारे हैं यहाँ से परिधीय प्रोटीन, ये वाले क्या है परिधीय प्रोटीन, सही है। सी देखें यहाँ पर, ये रहा हमारा सी, तो ये है लिपिड की बाई परत, लिपिड की द्विपरत, तो हमारा बी आंसर यहाँ से क्या आएगा करेक्ट। सीधा वही एनसीईआरटी का डायग्राम है, वही लेबलिंग है यहाँ। अगला, प्रोटीन की संरचना में प्रथम अमीनो अम्ल को तथा अंतिम अमीनो अम्ल को कहा जाता है एन सिरा और सी सिरा कहा जाता है। प्रथम अमीनो अम्ल मतलब NH2CrHCOOH, और अगर दूसरा यहाँ जुड़ता है HNHRHCOOH, ये H2O यहाँ से क्या निकल गया बाहर, तो यहाँ पेप्टाइड बन गया। तो ये पहला वाला अमीनो अम्ल में N सिरा टर्मिनल पर है और इधर COOH सिरा, सी टिरा एसिडिक अम्ल वाला है, इसलिए N और C यहाँ पर दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय द्रव्यमान के प्रतिशत के संदर्भ में जीवित ऊतक कोशिकाओं की रासायनिक संरचना के लिए सही क्रम दर्शाया गया है। H2O 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3, वसा 2, आयंस 1, मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला ही मिल गया। सीधा एनसीईआरटी का है, टेबल का है बायोमोलिक्यूल्स में। अगला अगर हम यहाँ से देखें, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सी अपचयन प्रक्रिया, दो क्रियाधारों के बीच ऑक्सी अपचयन प्रक्रिया करता है, मतलब ये डिहाइड्रोजिनेज वाटर को निकलवाता है या हाइड्रोजन्स को निकलवाता है दो सबस्ट्रेट को जोड़कर, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ये ए का थर्ड एक में मिला, चलो उत्तर आ गया हमारा। लाइगेजेस जोड़ने का काम करते हैं, दो बंधों को एक साथ जोड़ना, मतलब चौथा, सही है। आइसोमरेज ज्यामिति स्थिति संवयव का अंतरारूपण, सही है। हाइड्रोलेजेस बंधों का जल अपघटन करवाते हैं, और ट्रांसफेरेज समूह का स्थानांतरण करवाते हैं। सेकंड डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आया यहाँ से। तो ये वही है जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स का आखिरी टॉपिक था। दिए गए विकल्पों में कौन सा अर्धसूत्रण की प्रवस्था को सही क्रम इंगित करता है। तनुपट लेप्टोटीन, पारगतिकम डाइकाइनेसिस, एनाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकेंड, ये भी सही है। स्थूलपट पेकाइटिन के बाद एनाफेज फर्स्ट, फिर डाइकाइनेसिस, ये तो गलत है। ये सब जो है प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस है और ये बीच में आ गया है, यहाँ पर फर्स्ट ये आ नहीं सकता। पारगतिकम डाइकाइनेसिस, फिर डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस आखिरी, डिप्लोटिन पहले आएगा, मतलब ये भी गलत हो गया। पूर्वावस्था फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट, फिर टिलोफेज फर्स्ट, सही है। अंतरावस्था और साइटोकाइनेसिस, ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि अंतरावस्था तो पहले आती फिर आना चाहिए सारी चीज़ें, तो हमारा एक ही सही आया था पहला वाला। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टिलोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टिलोफेज सेकेंड, इस तरह की प्रक्रियाएं हैं। चित्र को पहचानना, देखो ये दोनों गुणसूत्र जो हैं जोड़े में लगे हुए हैं, मतलब ये मेटाफेज सेकेंड की बात चल रही है, सॉरी मेटाफेज फर्स्ट की बात चल रही है।
अभी गुणसूत्र अलग अलग होंगे, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, तो ये मेटाफेज फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्रेना थाइलेकॉइड्स बिल्कुल सही है, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर आएगा, ए और बी दोनों। ग्रेना थाइलेकॉइड्स में भी होता है और स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स में भी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये वाला हमारा प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को दर्शाने वाले ग्राफ का अध्ययन कीजिए। में से कौन सा सही विकल्प पहचानना है आपको। देखो, इधर प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है और इधर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है। ये रहा, ए क्षेत्र में एक सीमाकारी कारक है, बिल्कुल सही है। प्रकाश इस वाले क्षेत्र में प्रकाश क्या है, सीमाकारी। जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। सी जो है ये वाला क्षेत्र दर्शाता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर में और वृद्धि नहीं होती। बिल्कुल दर नहीं बढ़ रही है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, क्योंकि कुछ अन्य कारक सीमित हो गए हैं। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे अन्य कारक सीमाकारी हो जाते, प्रकाश नहीं रह जाता है। बिंदु डी, यह वाला बिंदु डी प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है जिस पर कोई अन्य कारक सीमाकारी हो जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ तक प्रकाश सीमाकारी था, फिर कोई अन्य कारक सीमाकारी हो गए हैं। ये भी सही है। तो फिर डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उत्तर क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। आंसर आएगा सभी। अगला है C3 पादपों में कुछ O2 रुबिस्को से बाधित होती है। RuBp प्लस O2 तो बनता है PGA प्लस फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दो अणु बनेंगे नहीं। फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बिल्कुल सही है और फास्फोग्लिसरेट का एक अणु बिल्कुल सही है। तो आंसर निकल के आया ये। प्रकाश शोषण का एक प्रश्न है। अगला, ETS के संबंध में गलत मिलान युग्म का चयन करें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित बताना है आपको। FADH2 का एक अणु ATP के दो अणु निर्मित करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक FADH2 से दो ATP बनते हैं। अंतिम हाइड्रोजन ग्राही ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है ये भी। ETS कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, बिल्कुल गलत है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर चलेगा। कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये भी करेक्ट है। तो अपने को गलत बताना था यहाँ से, तो गलत हमारा आया ये वाला सी, गलत है हमारा। अगला है एक्स और वाई बताना इस ग्राफ में। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 PGA फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक एसिड बना है और ये ग्लाइकोलिसिस की घटना है जिसमें यहाँ NAD से बनता है NADH2, मतलब NADX होगा और Y होगा NADH2। उत्तर निकल के आया हमारा सी। और ये वाली घटना पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने वाली फर्मेंटेशन में, इसमें उल्टा हो जाता है। NADH2 टूटता है NAD में, NAD प्लस में। तो ये वाली घटना वही वाला है। एक्स और वाई तो वही बताएगा। करेक्ट आंसर वही है यहाँ से। एक कोशिका का समूह जो रेखीय विकास स्वरूप को दर्शाता है, ठीक है, रेखीय है यहाँ पर। तो T0 पर 15 सेकंड पर कोशिकाओं की संख्या 1500 है। विभाजन की दर 10 कोशिका प्रति सेकंड है। T65 सेकंड पर कोशिकाओं की संख्या क्या होगी। तो लीनियर ग्राफ के लिए हमने एक फार्मूला देखा था, LT बराबर L0 प्लस R गुणा T। यहाँ पर इन्होंने L0 नहीं दिया है, 1500 दिया है, ये LT दिया है। तो LT इन्होंने दिया है 1500 यहाँ पर, ठीक है। आपको L0 निकालना पड़ेगा, तभी आप 65 सेकंड पे निकाल पाओगे। L0 दिया नहीं है, ये आपको कैसे पता चला। 15 सेकंड्स पर उन्होंने बताया कि 1500 कोशिकाएं हैं, इसका मतलब वो LT है यहाँ। प्लस R दिया है 10,
और टाइम दिया है उनने 15 सेकंड पर है। तो यह आएगा L0 प्लस गुणा किया 150, वो इधर आया 1500। ये L0 उधर ही रहा, ये 150 इधर गया, तो 150 1500 माइनस 150, तो यहाँ उत्तर आएगा L0 का, वो आएगा यहाँ 053 1350 L0 आया। अब 65 सेकंड्स पे निकालना इसी दर पे, तो LT निकालना है आपको। L0 दिया है 1350, निकाल लिया हमने। R यहाँ से हमको वही है 10 कोशिका वाली, R नहीं बदली, और टाइम इन्होंने दिया कितने सेकंड्स पे निकालना, 65 सेकंड्स पे, 65 पे। चलो LT बराबर 1350 प्लस ये आया 650, यहाँ इन दोनों को प्लस किया यहाँ से, तो उत्तर आएगा 2000। तो LT हमारा आया 2000, और 2000 वाला ऑप्शन देख लेते, ये वाला, हाँ 2000 सेल्स यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से इसको करना 2 स्टेप में। सीधा आप L0 मान मत रख देना यहाँ पर आप, और 65 सेकंड पे निकाल दो सीधा, तो जो उत्तर आएगा वो भी ऑप्शन में दिया होगा, इसलिए ऐसी गड़बड़ नहीं करना है यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड मतलब इंडोल यौगिक, A का 5, ये दोनों गए। N परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन्स मतलब एडिनिन व्युत्पन्न, A का 4, ये दोनों में है। ABA कैरोटिनॉइड्स, ये रहा। C का 3 मतलब हमारा उत्तर तो यही मिल गया। D देख लेते हैं, GA टर्पिन से, ये भी सही है, और ये इथाइलिन गैसेस है, मतलब B आंसर यहाँ से हमारा क्या आया है, करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। एक बीजपत्री के भ्रूण की पहचान करने वाली विशेषताएं A। मोनोकाट का भ्रूण देख रहे हैं हम, तो पहली बात करें तो प्रांकुलचोल जो है वो करेक्ट है। कोलेप्टाइल एक बीजपत्री वाले भ्रूण में होता है, ढकता है ये प्रांकुर को, मतलब प्लीम्यूल को ढकता है ये। दूसरा, कोलेराइजा में संलग्न मूल आवरण, बिल्कुल सही है। मूल आवरण का मतलब है यहाँ पर जो रेडिकल है वो किस में ढकी होती है, कोलेराइजा में, ये भी सही है। फल भित्ति, ये गलत है, ये फल भित्ति जो है ये भ्रूण का लक्षण नहीं है। एक बीजपत्र जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं, ये भी एक बीजपत्री का ही लक्षण है, मतलब यहाँ से लक्षण आता है A, B और D। A, B और D मतलब हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया यहाँ से B हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, स्वपरागण को हतोत्साहित करने के लिए पुष्पीय पादप द्वारा विकसित विशेषताओं की पहचान करें। स्वपरागण को क्या करता है, रोकता है। स्वपरागण को रोकना है तो सबसे पहली बात कि स्वपरागण होता है ऐसे पुष्प में जो द्विलिंगी हो, मादा जनन भाग, और दूसरा हमारा अगर हम यहाँ से ले तो नर जनन भाग, दोनों एक ही पुष्प में हो तो स्वपरागण होता है। तो इसको रोकना है, तो सबसे पहला दिया है स्व असमंजस्य, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब यहाँ का परागकण यहाँ जाएगा तो ये स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ सही शब्द उपयोग किया, इनकम्पेटिबिलिटी, तो ये तो सही है, ये स्वपरागण को रोकेगा। दूसरा है यहाँ पर स्टेटमेंट, पराग अवमुक्ति और वर्तिकाग्र ग्राहता समकालिक होना, ये गलत है। पोलन का परागकण यहाँ से रिलीज हो और स्टिग्मा उसको क्या कर ले, ग्रहण उसी समय पर, तो अगर वो ग्रहण कर लेगा और यहाँ अगर परागकण जर्मिनेट हो गए तो ये तो निषेचन हो जाएगा स्वपरागण, जबकि स्वपरागण को रोकना है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पुष्प में परागकोश और वर्तिकाग्र की विभिन्न स्थितियाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर मान लो यहाँ पर ये जो है नर जनन भाग छोटा हो जाए और ये वर्तिकाग्र ऊपर निकल जाए, दोनों की लंबाई में अगर डिफरेंस होगा तो परागकण आसानी से स्वपरागण नहीं कर पाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है।
उभयलिंगी पुष्पों का उत्पादन, ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगर पुष्प द्विलिंगी है, नर और मादा भाग एक ही में है, तो स्वपरागण के चांस बढ़ेंगे। तो ये स्वपरागण वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो हमारे स्टेटमेंट आएंगे उसके लिए ए और सी। ए और सी मतलब सी आंसर यहाँ से क्या है, करेक्ट। अगला है अगुणित संख्या मतलब एन दिया है 10, टेट्रासोमी संख्या क्या होगी इसके लिए। तो टेट्रासोमी होती है 2n+2, मोलिकुलर जेनेटिक्स में पढ़ा है 2n+2। तो n यहाँ पर 10 है तो 2n कितना होगा, 20। n 10 है तो 2n कितना होगा, 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 20। 20 धन 2 मतलब कितना आ गया, 22। तो करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो क्या होगा, 22। नीचे दिए गए एक परिवार की वंशावली चार्ट का अध्ययन करें तथा उस लक्षण के बारे में सही निष्कर्ष निकालें। देखो ये सब सामान्य है, ये ग्रसित है न, और ये सामान्य, फिर ये दोनों सामान्य और ये सामान्य और ये ग्रसित हो गया। ध्यान रखना जब भी ऐसी पेडिग्री आती है तो अगर माता पिता सामान्य है और बच्चे अगर बीमार हैं, माता पिता सामान्य और बच्चे बीमार हैं, या माता पिता बीमार है और बच्चे सामान्य हो, तो वो हमेशा वो होगा ऑटोसोमल जो है रिसेसिव अप्रभावी डिसीज होगी। तो सिकल सेल एनीमिया जैसी स्थिति ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण के रूप में आनुवांशिक होता है। यही बीमारी यहाँ से निकलकर सामने आई क्योंकि इस वंशावली से यही हमको समझ में आया है यहाँ से। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित पात्रों में से कौन सा शुद्ध प्रजनन वंशक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नहीं पूछा है, प्योर लाइन को अगर बात करें इनमें से ऑप्शन पढ़ते हैं। एक शुद्ध प्रजनन वंशक्रम वह है जो स्थिर लक्षण वंशानुगति को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन में अगर मान लो ये टी है ये टी है, तो आने वाली पीढ़ी में भी दोनों टी मिलेंगे। लक्षण हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर, नए लक्षण नहीं आएंगे, सही है। एक शुद्ध प्रजनन वंशक्रम वह है जो एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है, गलत। एक्स लिंक्ड जो है उससे रेसेसिव लक्षण से कोई लेना देना इसका शुद्ध वंशक्रम का नहीं है। एक शुद्ध वंशक्रम वह है जो निरंतर स्वपरागण से गुजरता है, बिल्कुल। वहाँ पर हमेशा शुद्ध वंशक्रम तभी मिलेगा जब पादप में क्या हो, स्वपरागण हो, तो शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक शुद्ध प्रजनन वंशक्रम वह है जो कई पीढ़ियों के लिए स्थिर अभिव्यक्ति दिखाती है। 1, 2, 4, 5, 10 पीढ़ी तक अगर देखें तो लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वही तो शुद्ध वंशक्रम है। तो यहाँ गलत बताना था और गलत हमारे पास एक ही है, वो है बी ऑप्शन। अगला है सूची का मिलान करना है। mRNA एक टेम्पलेट प्रदान करता है जिस पर से tRNA उसके कोड को रीड करता है। तो tRNA क्या करेगा, अनुवांशिक कोड पढ़ता है। rRNA अनुवादन के दौरान संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिका निभाता है, और RNA पॉलीमरेज तो क्या काम करेगा, अनुलेखन आरंभ करता है। तो हमारा ए का आया थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, मतलब यहाँ से उत्तर निकल के आया हमारा सी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम के लिए गलत विशेषता पहचान करें। औसतन जीन में 3000 क्षारक होते हैं, लेकिन आकार बहुत भिन्न होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ज्ञात मानव जीन 2.4 मिलियन क्षारकों वाला डिस्ट्रोपिन होता है। यह सीधी सीधी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। ये जीनोम का 8% से अधिक कोड प्रोटीन के लिए है, गलत है। ये 2% से भी कम कोड प्रोटीन के लिए है, ये स्टेटमेंट गलत है। पुनरावृत्ति वाले अनुक्रम मानव जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते, बिल्कुल सही है। लगभग सभी 99% न्यूक्लियोटाइड्स क्षार सभी लोगों के लिए बिल्कुल समान होते, सही है। तो हमको गलत पहचान करना था और गलत हमारा उत्तर निकल का है। स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्टेटमेंट बी हमारा गलत है, यहाँ से आंसर आया बी। अगला प्रश्न है, लेक ओपेरॉन द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेस का उत्पादन तब शुरू होता है
तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का उत्पादन कब होगा शुरू? जब लेकोप्रोन में लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बनता है, बिल्कुल सही, और उसे निष्क्रिय कर देता है, सही है। इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर तक पहुंच प्राप्त कर लेता और फिर प्रतिलेखन आगे बढ़ता, जहां वाई जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करता है। गलत, वाई जीन नहीं करता, जेड करता है, इसलिए गलत हो गया। लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बनता है और उसे निष्क्रिय कर देता, सही है। इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर तक पहुंच कर प्राप्त करता है और फिर प्रतिलेखन आगे बढ़ता, जहां जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, यह बिल्कुल सही है। तो हमने देखा है लेक ओपेरॉन मॉडल, ये आई जीन है, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, और ये जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन है। तो यहीं पर रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा वो जो ऑपरेटर से जुड़ा होता है, और अगर लैक्टोज आकर यहाँ जुड़ गई तो ये इनएक्टिवेट कर देगा, और ये जेड जो है एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो उत्तर तो हमारा निकल के आया है यहाँ से, बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला सूची का मिलान करना है। शराब या बियर बनाती है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, फर्स्ट का फोर्थ, ये दो तो गलत हो गए। स्विस चीज प्रोपियोनिस सारमानी बैक्टीरिया, ये रहा पहला ऑप्शन ही मिल गया हमको। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम नोटेटम से मिलेगी, और साइट्रिकम एस्परजिलस नाइगर से। मतलब ए आंसर यहाँ से क्या आएगा? करेक्ट, सीधा माइक्रोब्स का है ये। वाहित मल उपचार के दौरान बनने वाले उत्पादों का सही क्रम बताना है आपको। फ्लोक्स, बायोगैस, सक्रिय आपंक और प्राथमिक आपंक। तो प्राइमरी जो स्लज है वो सबसे पहले आएगा, प्राइमरी स्लज देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्राइमरी स्लज, फिर प्राइमरी स्लज जो है वो जाएगा हमारे एरेशन टैंक में, और वहाँ पर बनाएगा वो फ्लोक्स, मतलब सेकंड आना चाहिए फ्लोक्स, और फ्लोक्स जाकर सेटल हो जाते नीचे, और वो कहलाते एक्टिवेटेड आपंक बी। और फिर ये जो फ्लोक्स है इनको एनारोबिक डाइजेशन करके बायोगैस बनाई जाती है, मतलब आखिरी में आएगा ए। हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया बी, डी सी बी ए, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में निम्नलिखित चरण का सही क्रम बताना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला क्रम प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन, ये सबसे पहला चरण ही होता है, पहला स्टेटमेंट ही चरण है हमारा, कि पहले तो उसको क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उस डीएनए को अलग करने के लिए डाइजेशन करेंगे। पृथक डीएनए खंडों का स्थानांतरण नहीं, डीएनए संकरण नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उस काटे हुए को हम क्या करते हैं, सेपरेट। फिर तीसरा चरण पृथक डीएनए खंडों का स्थानांतरण, और चौथा चरण है डीएनए का क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। फिर तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चेक करते हैं, क्रिमिनल से मैच करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए डी बी सी, ए डी बी सी, मतलब ए आंसर यहां से क्या है, करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी टेक पॉलीमरेज एंजाइम के गुण है किसको छोड़कर, मतलब उसको जो गलत है उसी को ढूंढना है। यह प्रकृति में प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन है इनका नेचर। यह थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से विलगित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, थर्मस एक्वेटिकस से टेक पॉलीमरेज निकालते हैं। यह पीसीआर के उपयोग द्वारा वांछित जीन के प्रवर्धन में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल पीसीआर द्वारा इसकी हम मात्रा बढ़ा लेते हैं। और इसका अनुकूलम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यही गलत है, 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर ये काम करता है। तो ये गलत है, और गलत ही बताना, सब तो उसके लक्षण है इसको छोड़कर। अगला, बीटी कार्टन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। क्राई एसी जीन, गलत, क्राई यहाँ पर ए बी जीन होता है, क्राई सेकंड ए बी जीन होता है, एसी नहीं होता। यह एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, सही है। यह बेसिलस थेरेप्यूटिक्स है, नहीं, यह बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से प्राप्त होता है। विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन है, बिल्कुल सही।
लेपिडोप्टेरन्स को मारता है, बिल्कुल सही। तो उत्तर निकल के आया बी डी ई, बी डी ई, मतलब यहां से बी आंसर क्या है, करेक्ट। सोमा क्लोन को इन प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इनके पास किसी भी एक्सप्लांट से एक पूर्ण पादप पुनर्जनित करने की क्षमता है। इनके पास किसी भी एक्सप्लांट से एक पूर्ण पादप पुनर्जित करने की क्षमता है। चलो ये और समझ लेते हैं। ये आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोध, ये गलत है। ये पौधों से विषाणु से संक्रमित है, नहीं। दे हैव कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी एक्सप्लांट, किसी भी एक्सप्लांट से ये पूरे पादप का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, नहीं। सोमा क्लोन का मतलब ही है कि ये आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के बिल्कुल क्या होते हैं, समान। तो इसका सही उत्तर निकल के आया यहां से बी। परजीवी के जटिल जीवन चक्र का अर्थ है केवल एक मध्यवर्ती चक्र का अर्थ नहीं, केवल एक सिंगल होस्ट होना पर्याप्त नहीं है, इंटरमीडिएट। परपोषी पर चिपकने के लिए विशेष अनुकूलन, ये भी नहीं। अनेक परपोषी रखना, ये भी नहीं है। एक से दो मध्यवर्ती परपोषी रखना जिससे प्राथमिक परपोषी पर परजीविता रखने में सहायता हो सके, यही सही है। क्योंकि इंटरमीडिएट होस्ट जितने होंगे पैरासाइट्स के पास में, एक या दो, जिससे वो जिसका मेन पैरासाइट्स है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी तो उसको मार ही डालेगा वो। तो ये सबसे ज़्यादा अनुकूलन की बात है। मिलान करना है, कोयल और कौवा है जो कि ब्रूड पैरासिटिज्म दर्शाते हैं, अंड परजीविता। ए का थर्ड, ये दोनों तो गया। कोपोड्स एक्टोपैरासाइट्स, बाह्य परजीवी है, ये रहा यहाँ पर। प्लाज्मोडियम अंतः परजीवी, ये रहा यहाँ पर। और आर्किड और आम सहभोजी, ये रहा। तो करेक्ट आंसर निकल के आया बी यहाँ से, सिंपल। ये सीधा एनसीईआरटी का। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? घास को खरगोश, खरगोश को सर्प और सर्प को बाज ने खाया है। यहाँ पर सांप मतलब छोटे मोटे सांप मत समझ लेना, अजगर जैसे ने खरगोश को खाया है। अब प्रत्येक समष्टि सर्वाहारी है, नहीं, सभी सर्वाहारी है ही नहीं, खरगोश सर्वाहारी कोई है नहीं यहाँ पर। प्रत्येक परभक्षी समष्टि अपनी शिकार समष्टि से ज़्यादा जीवभार रखती है, ये भी गलत है। अपने शिकार से ज़्यादा जीवभार रखेगी, मतलब सांप का जीवभार ज़्यादा है खरगोश की तुलना में, ये गलत है, दोनों गलत है। प्रत्येक समष्टि अपनी परभक्षी समष्टि से अधिक जीवभार रखती है, बिल्कुल सही। खरगोश इसके पास 100 जूल है, तो इसके पास 10 जूल, इसके पास 1 जूल। मतलब अपने प्रीडेटर से, प्रीडेटर पॉपुलेशन से वो जो पॉपुलेशन प्रे पॉपुलेशन है वो ज़्यादा क्या रखेगी, जीवभार तो रखेगी, बिल्कुल सही है। ईच पॉपुलेशन हैज़ ग्रेटर बायोमास देन इट्स प्रीडेटर पॉपुलेशन। प्रीडेटर पॉपुलेशन से उसके पास में ज़्यादा जीवभार होगा, बिल्कुल जीवभार तो ज़्यादा होगा इसमें, चूँकि घास का जीवभार ज़्यादा है। इनका पिरामिड भी अगर हम देखें जीवभार का, तो घास के मैदान का ज़्यादा, फिर ये इस तरह का पिरामिड आता है जीवभार का, घास के मैदान का। इसका मतलब यह ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट, डी आंसर यहाँ से। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, जीवभार उत्पादन की दर, बिल्कुल सही है। पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल, अवसादी चट्टान टूटने से न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है वहाँ पर। ऊर्जा प्रवाह, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय PAR से ऊर्जा प्रवाह चलता है। और अपघटन है कार्बनिक पदार्थ का विघटन। तो यहाँ से आया ए का थर्ड, ये 2 गलत। बी का आया यहाँ से फोर्थ, ये सही हमारा। सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, मतलब आंसर निकल के आया हमारा यहाँ से डी। सिंपल है, सीधा सीधा। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न किसी क्षेत्र में जैव विविधता के ह्रास के परिणाम स्वरूप निम्न नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता जैव विविधता के ह्रास के दौरान? पादप उत्पादकता, उत्पादन में कमी, ये तो होगा।
जब जैव विविधता का ह्रास ही होगा तो पादप का उत्पादन में जो है वो कमी आएगी। सूखे जैसे पर्यावरणीय विभोक्षों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ये भी होगा, पर्यावरण का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पादप उत्पादन में कमी लेकिन पशु जनसंख्या में वृद्धि, ये गलत है। पादप उत्पादन में कमी आई तो जब पशु उत्पादन में भी कमी ही आएगी। कुछ पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग और कीट एवं रोग चक्रों के परिवर्तनशीलता में वृद्धि, ये भी सही है। केवल यही नहीं होगा, और वो आपको पूछा था क्या नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारा पेपर सॉल्यूशन अब कंप्लीट हो चुका है। अगले पेपर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।